सोचो जरा, आप सिर्फ मूवी देखने गए हो और घर लौट के आते ही पनिशमेंट मिल गई हो। अमेरिका में लाखों लोगों के लिए मूवी देखना एक जुआ खेलने जैसा था, क्योंकि सही मूवी चुनना और उसे टाइम पे वापस करना, और अगर टाइम पे वापस ना करो तो पेनल्टी के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था, जो कभी कभी मूवी के दाम से भी महंगा होता था। और इस पूरे फील्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी था ब्लॉकबस्टर, एक ऐसी बिलियन डॉलर कंपनी जो लाखों लोगों के गुस्से के कारण बनी थी। ये कहानी है सिर्फ एक $40 लेट फीस की, जिसने $5 बिलियन की कंपनी को गिरा दिया। एक ऐसी लड़ाई जो ब्लॉकबस्टर और एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी के बीच लड़ी गई, जिन्होंने पूरी दुनिया के टीवी देखने का तरीका ही बदल दिया। ये कहानी रीड हेस्टिंग्स और उनके दोस्त मार्क रडोल्फ की है, जिन्होंने मिलके वीडियो रेंटल एम्पायर को तोड़ दिया और एक ऐसा ग्लोबल फिनोमिना बनाया जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। रीड हेस्टिंग्स कोई फिल्म बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपनी पहली कंपनी प्योर सॉफ्टवेयर $750 मिलियन में बेच दी थी, जिसके बाद उनके पास पैसा भी था और रिस्क लेने की हिम्मत भी थी। रीड को नेटफ्लिक्स का आइडिया तब आया जब उन्होंने प्योर सॉफ्टवेयर छोड़ा। एक बार अपोलो 13 मूवी की VCR कैसेट को लेट रिटर्न करने पर उन्हें $40 की पेनल्टी देनी पड़ी थी, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने सोचा कि एक लेट फीस के लिए वो अपनी शादी की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फिर उनको सब्सक्रिप्शन मॉडल का एक आइडिया आया, जिसमें ऑडियंस $30 से $40 पर मंथ पे करके जितना चाहे उतनी मूवीज देख सकते थे। शुरू में हेस्टिंग्स को नहीं पता था कि कस्टमर ये सर्विस यूज करेंगे या नहीं, लेकिन इस आइडिया को काम करने के लिए टाइमिंग परफेक्ट होनी बहुत जरूरी थी, और उस परफेक्ट टाइमिंग का रीजन बना एक नया इन्वेंशन, DVD, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो उस टाइम के मार्केट में अभी अभी आया था, जिसके आने से सब बदलने वाला था। दरअसल बात यह थी कि 1997 तक मूवी देखने के लिए VCR कैसेट का यूज होता था, जिसको कस्टमर को देने के बाद उसे वापस भी मांगना पड़ता था, और इसको स्टोर करने के लिए भी काफी बड़ी जगह चाहिए होती थी। लेकिन DVDs ने सब कुछ बदल दिया। ये हल्की होती थी और मेल से भेजने पर आसानी से टूटती नहीं थी। रीड ने अपने पुराने दोस्त और मार्केटिंग एक्सपर्ट मार्क रडोल्फ के साथ मिलकर एक सिंपल आइडिया सोचा। वो आइडिया था मूवीज को ऑनलाइन रेंट करना और उन्हें पोस्ट के जरिए भेजना, और पूरी पोस्टल सर्विस को एक डिलीवरी नेटवर्क की तरह यूज करना। और इसी आइडिया से 29 अगस्त 1997 को नेटफ्लिक्स का जन्म हुआ। नेटफ्लिक्स का पहला वर्जन परफेक्ट नहीं था। 1998 में जब ये लॉन्च हुआ था, तब ये एक हाइब्रिड मॉडल था, मतलब ये दो चीजों से मिलकर बना था। पहला था रेंटल सर्विस और दूसरा था सेल सर्विस। हर रेंट पर ये $2 की शिपिंग फी के साथ टोटल $6 का चार्ज लेता था। लेकिन इसकी स्टार्टिंग ग्रोथ बहुत स्लो थी, नए कस्टमर लाना बहुत मुश्किल था, और पैसों का फ्लो हमेशा एक प्रॉब्लम बना रहता था। इसलिए उन्होंने इसे चेंज करने का फैसला किया। यही वो फेज था जहां असली इनोवेशन शुरू हुई, और असली सर्वाइवल का प्रेशर भी यहीं से बढ़ गया। 1999 में नेटफ्लिक्स ने अपना पूरा मॉडल बदल दिया। उन्होंने पर रेंटल फीस हटाकर एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लोग एक फिक्स्ड मंथली प्राइस देकर जितनी चाहे उतनी मूवीज रेंट कर सकते थे। ये मॉडल रेवोल्यूशनरी था, और ये मॉडल फेमस भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि इसने कस्टमर के सोचने का तरीका बदल दिया। इस मॉडल की वजह से लोगों को अब लेट फीस देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से अब लोग मूवी के दाम के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि पूरी मूवी लाइब्रेरी के वैल्यू और लेट फीस की आजादी के बारे में सोच रहे थे। इस आइडिया ने नेटफ्लिक्स के लिए एक पावरफुल सिस्टम बना दिया, जहां कस्टमर भी उनके साथ लॉयल रहे, और इससे कंपनी को रेगुलर इनकम मिलती रही, जिससे कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी होने लगी। 2002 तक जब नेटफ्लिक्स पब्लिक कंपनी बनी, तब उन्होंने अपना IPO लॉन्च किया। तब उनके पास लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर थे, और उनके पास उनके सब्सक्रिप्शन रेंटल सिस्टम का एक यूनिक पेटेंट भी था, जिस वजह से कंपनी अमेरिका में काफी फेमस हो गई थी। अब हम पहुंच गए हैं नेटफ्लिक्स के हिस्ट्री के सबसे फेमस मोमेंट पर, एक ऐसा मोमेंट जिसमें बेइज्जती भी थी और उनकी तकदीर लिखने की हिम्मत भी थी। सन 2000 में नेटफ्लिक्स अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। कंपनी के पास पैसा बहुत कम था और हर महीने लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। इसी वजह से रीड हेस्टिंग्स और मार्क रडोल्फ ने एक रिस्की स्टेप लिया। वो दोनों ब्लॉकबस्टर के हेडक्वार्टर में गए।
हेस्टिंग ब्लॉकबस्टर के पास एक डील लेकर गए थे। उस मीटिंग में नेटफ्लिक्स के दोनों फाउंडर ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटियोको और उनकी टीम के सामने बैठे थे। वहां उन्होंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया। उन्होंने $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स बेचने की ऑफर रखी। उनका आइडिया था कि नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर की ऑनलाइन ब्रांड चलाएगी और उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। ब्लॉकबस्टर के एग्जीक्यूटिव उनकी बात सुनकर हंस दिए। उन्होंने नेटफ्लिक्स को एक छोटी सी कंपनी समझा। कहते हैं उन्होंने नेटफ्लिक्स की टीम को रूम से हंसा हंसा कर निकाल दिया और उनकी सर्विस को वेरी स्मॉल लिटिल नीच बिजनेस बोला। उनको ऑफर का प्राइस मजाक लग रहा था क्योंकि ब्लॉकबस्टर $6 बिलियन की कंपनी थी और उनके पास 9,000 से ज्यादा स्टोर्स थे। तो फिर क्यों वो लोग एक ऐसी कंपनी खरीदें जिसकी वैल्यूएशन सिर्फ $50 मिलियन की है। ये बात रीड हेस्टिंग्स और मार्क रडोल्फ दोनों को बहुत बुरी लगी। इसलिए उन्होंने फाइट करने, नई सोच लाने और एक पूरी तरह से नया फ्यूचर बनाने पर फोकस किया। उस वक्त ब्लॉकबस्टर कंफर्ट जोन में सेटल हो गया और वो ये सोचने लगा कि उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। रीड का अगला स्टेप सबसे ज्यादा रिस्की था। 2007 में उन्होंने नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग इंट्रोड्यूस किया। अभी भी वो एक डीवीडी कंपनी थी, लेकिन उन्हें पता था कि आने वाला फ्यूचर इंटरनेट पर होने वाला है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के डीवीडी सब्सक्रिप्शन के साथ लिमिटेड स्ट्रीमिंग आवर्स भी देंगे। ये डिसीजन टीम के लिए बहुत स्कैरी था, क्योंकि सोचो आखिर क्यों इतने मिलियंस खर्च करें, वो भी एक ऐसा डिजिटल राइट और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाने में जो उनके प्रॉफिटेबल डीवीडी बिजनेस को खुद ही कम कर दे। ये दिखाता है हेस्टिंग्स का कोर फिलॉसफी। वो रेडी थे अपने खुद के बिजनेस मॉडल को तबाह करने के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई और कंपटीटर उन्हें पीछे छोड़े वो उससे खुद ही आगे निकल जाना चाहते थे। 2011 में रीड ने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने अनाउंस किया कि नेटफ्लिक्स 2 अलग कंपनीज में बढ़ जाएंगी, स्ट्रीमिंग के लिए नेटफ्लिक्स और डीवीडीज के लिए एक नई कंपनी जिसका नाम था क्विकस्टर। ये होते ही प्राइसेस सडनली बढ़ गए और बैकलैश आते देर नहीं लगी। सब्सक्राइबर बहुत गुस्से में थे, जिसके कारण नेटफ्लिक्स को लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर लूज करने पड़े। स्टॉक गिर गया और कुछ ही हफ्तों में हेस्टिंग्स ने वो किया जो सीईओज बहुत कम ही करते हैं। उन्होंने पब्लिकली मान लिया कि वो गलत थे और क्विकस्टर का प्लान कैंसिल कर दिया। स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी कभी नहीं था, बल्कि कंटेंट था, क्योंकि जैसे जैसे लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ रही थी, दूसरे स्टूडियोज जैसे डिज्नी अपनी मूवीज रोकने लगे। तब नेटफ्लिक्स को समझ आया कि वो सिर्फ मिडलमैन बनकर सरवाइव नहीं कर सकता, उसे अपना प्रोडक्ट खुद ही ओन करना पड़ेगा। और इसी के साथ शुरू हुआ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल का एरा। क्विकस्टर डिजास्टर के बाद नेटफ्लिक्स को एक बड़ी जीत की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2013 में उन्होंने गेम चेंज कर दिया। अब वो कंटेंट को सिर्फ लाइसेंस नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो अब खुद का कंटेंट बनाना चाहते थे। इसलिए 2013 में ही उन्होंने हाउस ऑफ कार्ड्स मूवी लॉन्च की, जिस पर उन्होंने 2 सीजन के लिए लगभग $100 मिलियन खर्च किए। उस वक्त तक ये कभी नहीं हुआ था और ये जुआ जैकपॉट निकला। हाउस ऑफ कार्ड बहुत ही हिट हुआ। इसने प्रूव कर दिया कि नेटफ्लिक्स सिर्फ कंटेंट दिखाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि कंटेंट बनाने वाली भी कंपनी है। इस मूव ने सारी बड़ी मीडिया कंपनीज जैसे डिज्नी, अमेजॉन और एप्पल को डरा दिया और इस वजह से इन कंपनियों के बीच एक स्ट्रीमिंग वॉर शुरू हो गई। इससे 2 चीजें साबित हुई। पहला, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव कंटेंट ही सब्सक्रिप्शन ड्राइव करते हैं। और दूसरा, डबिंग मॉडल, मतलब पूरी सीजन एक साथ रिलीज करना, वीक टू वीक टीवी के फॉर्मेट को चैलेंज करना। ये सब ऑडियंस के लिए मैसिव हिट साबित हुआ। जब नेटफ्लिक्स ने कंटेंट में बिलियंस इन्वेस्ट किए तो वो एक फुली फ्लेज स्टूडियो बन गया। स्ट्रेंजर थिंग्स से लेकर स्क्विड गेम तक नेटफ्लिक्स ने अपने बड़े डाटा का यूज करके ये जान लिया कि आखिर ऑडियंस चाहती क्या है। वो खुद भी उससे पहले नहीं जानते थे। साथ ही इसने लेट फीड डिपेंडेंट कंपटीटर को भी खत्म कर दिया, जैसे ब्लॉकबस्टर, जिसको 2010 में ही बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। एक $40 की लेट फीस से लेकर $200 बिलियन की कंपनी तक का सफर रीड हेस्टिंग्स और मार्क रडोल्फ की जर्नी एक मास्टर क्लास है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल और पूरी दुनिया के एंटरटेनमेंट को बदल दिया। और ये सब शुरू हुआ था सिर्फ एक छोटे से गुस्से से। क्या आपको पता है कोई और ऐसी कंपनी जिसने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया हो? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए
और ऐसे ही बिजनेस स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।